हाँ भाई। तो बाकी और बच्चे जो हैं वो भी वीडियो कॉल चालू कर लेंगे और बढ़िया तरीके से बैठ जाओ। और मोबाइल को पास में रखना जहाँ से दिख जाए आपको, हाँ भाई क्लास दिख भी जाए। एक खुद को देखने के चक्कर में फ़ोन को दूर रखो आराम से, मतलब सही दिखे, अपन भी सही दिखना चाहिए। है कि नहीं, बात सही? हाँ भाई। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब। तो सभी बच्चों को पहले तो स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन जो है वो अब जा चुकी हैं, तो मैं बता दूं आपको कि उनका जो असर है थोड़ा उनसे बाहर निकलो और अब पूरी तरीके से पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। क्योंकि आपको पता है अब है वो बीच में त्योहार आने से रहा, अब अपना वही दशहरा दिवाली तक आएंगे, तो तब तक अपन को बिल्कुल एकदम कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है। बात क्लियर एकदम? तो बस इसी बात पे फोकस करना है। और एक छोटा सा मोटिवेशन कोड यहाँ पे लिखा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को जरूर मिलती है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि अब हमें लगातार दिवाली तक मेहनत कर लोगे ना आप, तो आपका एक पेपर जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वाला। 40 में से 40 मार्क्स का कंप्लीट तैयार करवा देंगे आपको। बस आपको मेहनत रेगुलर करनी पड़ेगी और साथ साथ में क्लास भी आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब अपन आगे चलते हैं और क्लास का शुभारंभ करते हैं। बाकी जो और बच्चे हैं, संजू कुमार कह रहे हैं, अरे ऑप्शन दिखेगा आपको नीचे की साइड में, देखो ये बैकग्राउंड नीचे की साइड में। भाई कई बच्चों को नीचे वीडियो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो एक बार देखो ध्यान से, नीचे की तरफ देखोगे ना बॉटम में, आप थोड़ा टैप करो स्क्रीन पे। स्क्रीन में टैप करते हैं आपको मिक का और वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, और वीडियो का ही चालू करना। मिक का तो खैर मैंने बंद कर रखा है, तो वो चालू होगा भी नहीं, ठीक है? चलो भाई। तो पहले तो देखो एक छोटा सा काम करते हैं अपन, है ना? पहले एक छोटा सा काम करते हैं कि अपन जितने भी 16 लेक्चर अपन ने पढ़े हैं ना, उन सभी 16 लेक्चरों को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ भाई। तो रिवाइज करवा दूं मैं थोड़ा सा। तो रिवाइज करवाने का काम देखो यह है कि सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। एनालिटिक फंक्शन हमारे जो इस फंक्शन के अंदर हम बात करते हैं, तो देखो इसकी काफी सारी डेफिनेशन हमने बता दी है। पहले हमने काम किया था कि दो डेफिनेशन ली थी हमने, और फंक्शन को हम एफ डैश जेड बताते थे। लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखते रहो, ठीक है? तो हम यहाँ पे एफ डैश जेड एक तो पॉइंट के लिए बताते थे, एक डोमेन के लिए बताते थे, बिल्कुल सही बात है, तब आपका फंक्शन जो है एनालिटिक बन जाता था। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं, अपन ने सी आर समीकरण पढ़ी, सी आर समीकरण, सी आर इक्वेशन को जब आपने सीखा, उसके बाद से क्या हुआ कि जो एनालिटिक फंक्शन है उसको बताने का तरीका भी हमारा चेंज हो गया, कि मतलब साथ साथ सी आर समीकरण तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में जो हमारा हार्मोनिक फंक्शन है वो भी हमें साथ साथ में प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन ने थोड़ा डेफिनेशन चेंज करी और एक थ्योरम भी करी थी, अगर आपको याद हो तो, कि भैया सी आर समीकरण प्रूफ कर दें तो क्या वो एनालिटिक बन जाएगा, ऐसा कोई मतलब डिपेंड नहीं है उसके ऊपर, वो अपन प्रूफ करके देखते हैं। ये हमने थ्योरम भी एक प्रूफ करी थी, ठीक है? इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं बात करूं आपको, तो सी आर समीकरण क्या होती हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। क्या होती है भैया? डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, कोमा डी यू अपॉन में डी वाई बराबर डी वी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इतना हमने काम करा था, ठीक है? इसके अलावा फिर हम कहां पे पहुंच गए थे? लास्ट अगर हम बात करें तो हम पहुंच गए थे सीआर समीकरण जो है उसके एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच गए थे अपन। और एप्लीकेशन के अंदर भी अगर मैं बात करूं थोड़ा डिटेल से, तो हमने पहला जो स्टेप था वो उठा लिया कि भैया अगर हमें यू दिया हुआ होगा तो हमें वी निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालते थे आपको पता है? सबसे पहले हम टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन का यूज करके हम यहाँ पे डीवी अपॉन डी एक्स निकालते थे। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद काम था हमारा कि एम डॉट में डी एक्स, एन डॉट में डी वाई,
इस इक्वेशन से हम उसका कंपैरिजन करवाते थे और फिर यहाँ पे अपन डी एम अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे सॉरी डी एम अपॉन में डी वाई और बराबर में डी एन अपन में डी एक्स का हम बराबर करके हम देखते थे कि भैया ये जो आपकी इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो वही बच्चा अंडरस्टैंड कर पाएगा जो बच्चा लगातार से क्लास ले रहा है पढ़ रहा है, रेगुलर क्लास ले रहा होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे डी एम अपन में डी वाई और डी एन अपन में डी एक्स आपको दिख रहा है साफ साफ, ये करना पड़ेगा। ये कर लोगे ना आप, उसके बाद में आपको क्या कहा गया था कि स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आप इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स हमारे पास में है, उसके बाद में ये किसका मान था यू एक्स कोमा वाई का मान था। उसके बाद में आपको स्टेप नंबर सेकंड के अंदर यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे वी वाई का मान निकालना पड़ेगा जो कि क्या आएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन एन माइनस का डी यू अपॉन में डी वाई और पूरे का डी वाई के सापेक्ष में इंटीग्रेशन। और फिर उसके बाद में ये जो आपका यू एक्स वाई और आपका जो वी वाई आया है उसको आप जोड़ दोगे तो आपके पास में वी एक्स कोमा वाई निकल के आ जाएगा। तो ये तो थी अभी तक की कहानी, मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा था। और मैं आपको थोड़ा देखो अब अपन डिटेल से बात करने लग जाएंगे, मतलब कहाँ से सवाल बनेगा कहाँ से नहीं बनेगा, तो उस बात का भी आपको पता होना जरूरी है। तो अभी तक हमने 15-16 लेक्चर पढ़ लिए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने स्टार्टिंग में डेरिवेटिव वाले सवाल करे थे ना, उन डेरिवेटिव वाले सवालों में से तो बाई चांस कभी कभार सवाल उठते हैं, तो अगर वहां से आता है तो 4 नंबर का डेफिनेटली वहां सवाल आएगा। उसके बाद में जो सीआर समीकरण हमने पढ़ा था ना, जिसमें अपन सीआर समीकरण की सहायता से, हार्मोनिक की सहायता से फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करते थे ना, तो वहां से 4 नंबर का आपका सवाल एक डेफिनेटली बन जाता है 100%। और उसके बाद जो हम यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं ना अभी, तो जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर भी जो अपने जितने भी 7-8 मेथड आते हैं ना, उन मेथडों से में डेफिनेटली एक सवाल आपका आता ही आता है। ठीक है, तो बस इतनी बातें थी, इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। और बाकी यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, तो वो आराम से पूछ सकता है। बाकी भाई बच्चे यहाँ पे कहाँ गए, अभी दिशांत ने भी रिकॉर्डिंग बंद कर दी है और शिवानी कह रही सर मैं तो यही हूँ। तो देखो यार क्लास लेने का देखो मजा ऐसे ही है, बच्चे दिखने चाहिए सामने। बाकी अब बाकी ये जो रीना है और दिशांत हैं, ओपी है, इन्होंने तो बंद कर रखे हैं कैमरे। मैं कहता रहा हूँ पहले पहले दिन शर्म आती है भाई। पहले दिन हमने भी जब जूम पे क्लास ली तो सर ने कहा कि कैमरा ऑन कर लो। अब हम कैमरा ऑन करें तो कैमरा ऑन करते हमको शर्म आए, बोले यार कैमरा ऑन करेंगे दिखेंगे भी नहीं, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, और बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लड़कियों ने कैमरा चालू कर लिया लेकिन लड़के शर्मा रहे हैं भैया, हम नहीं दिखेंगे। कोई बात नहीं, मत दिखो, मैं कल से ब्लॉक कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब ना। अब एक छोटा सवाल करते हैं जो कि एग्जाम में काफी बार आता है। ठीक है, और थोड़ा डिफरेंट सवाल है वो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा इजी है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन देखते हैं, करते हैं आराम से। हाँ भाई, तो अब सारे बच्चे सवाल लिखेंगे। एक बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एग्जाम पर लिखेंगे अपन आराम से। देखो भाई, एग्जाम पर लिखेंगे d2 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में d2 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में डी वाई स्क्वायर, और बराबर क्या है, बराबर है 4। ठीक है, और ये हमारे पास में आ गया d2 अपॉन में आ गया डी जेड और डी जेड बार।
ठीक है, एक सवाल तो ये है। और सेकंड सवाल आपका ये है, एक मैं आपको बता दूं, D2 अपॉन में आएगा dx² प्लस में D2 अपॉन में dy², और इज इक्वल टू है, और इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है हमारा log, मल्टीप्लाई log, और मॉडुलस का हमारे पास में है f-z, और बराबर में आपका 0। अब ये सवाल आपको प्रूफ करना है, ठीक है, तो इसको लिखो आराम से, ठीक है, इसको लिखो और लिख के कमेंट करो कि सर लिख लिया, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, लिख लिया? एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं, सुनो। तो अब यहाँ पे इस सवाल को ध्यान से देख रहे हो आप, बिल्कुल तरीके से देखना आप। यहाँ पे ये वाला सवाल मैं लिख रहा हूँ, अपन पहला वाला सवाल करेंगे पहले। D2 अपॉन में dx² और प्लस में D2 अपॉन में dy², और इज इक्वल टू में आपको दिख रहा है 4 D2 अपॉन में dz और dz²। भाई अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, तो हमने एक सवाल करा था ऐसा ही डिट्टो, और उस सवाल के अंदर क्या था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, u लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे u लिखा हुआ था, तो हमने वहां पे क्या करा था कि भैया d अपॉन में dx निकाला, उसका फिर डबल डेरिवेटिव कर दिया, फिर आपस में जोड़ दिया था, तो हमारे पास में जो ये RHS वाला पार्ट है वो निकल के आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे, तो आपको दिखेगा कि इस जगह पे ना तो कोई यहाँ पे u मल्टीप्लाई में है, तो अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि यार इसको करे कैसे, LHS से करेंगे या फिर RHS से करेंगे, कहाँ से करें, हमें थोड़ा समझ में कम आ रहा है, ठीक है। तो अभी अब देखना ध्यान से अपन कैसे कर रहे हैं। मैंने लिया इसका RHS वाला पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिया, लेकिन अब ये बताओ मैं डायरेक्ट अगर RHS वाला पार्ट लूंगा तो मेरे पास क्या डायरेक्ट आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस RHS पार्ट को बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा। अब वही बात कि सर अब ये वाला जो पार्ट आपका है, RHS वाला पार्ट, इसको बनाएंगे कैसे, इसको मतलब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किस प्रकार से कहानी बनेगी, तो अभी बताते हैं, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, मैंने आपको क्या बताया था, z बराबर क्या होता है, x प्लस का आयोटा y होता है, कोमा z बार बराबर बात करूं मैं तो x माइनस का आयोटा y होता है। बिल्कुल सही बात है। समय का नंबर इसको आप दे दो 1, समय का नंबर ये आपका 2 है। मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया एक बार। देखो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 किया, तो आप देखो मैंने जब दोनों को जोड़ा, तो z प्लस में z बार बराबर में, यहाँ पे माइनस वाला पार्ट तो देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2x, और अगर मैं यहाँ पे x बराबर बात करूँ तो z प्लस का z बार अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, x की वैल्यू निकाली। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने इसकी वैल्यू क्यों निकाली है, हमें तो कुछ पता चल नहीं रहा अभी, ठीक है। तो मैंने कहा पेशेंस रखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं काम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 प्लस 2 किया था, मैंने यहाँ पे 1 माइनस 2 कर दिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, z माइनस का z बार बन जाएगा, और बराबर में आप देखोगे तो ये तो x, ठीक है, और प्लस का आयोटा y ऐसे कैसे, और यहाँ पे माइनस का x और ये प्लस का, मतलब यहाँ बन जाएगा अपने पास प्लस का 2 आयोटा y बन जाएगा। बात एकदम क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे आएगी 1 अपॉन में 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई में क्या है, z माइनस का z बार। प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा आपको याद है ईमानदारी से,
तो मैंने क्या बताया था, अगर 1/1 में आयोटा हो तो उसको क्या करते हैं, 1 क्या होता है, आयोटा की पावर 4 होता है, 1/1 में आयोटा। मैंने कैंसिल करा तो यहाँ पे आयोटा की पावर 3 आ गई। और आयोटा की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, देखो आयोटा स्क्वायर लिख दिया, डॉट में आयोटा लिख दिया। और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है, और मल्टीप्लाई में क्या है, आयोटा। तो इस प्रकार हमने आपको समझाया था कि 1/, आयोटा की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा। तो बस यहाँ पे थोड़ा बदलाव करके लिख दो, y बराबर माइनस का आयोटा, y में 2, और z माइनस का z बार। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 3 आ गया, और समीकरण नंबर आ गया 4। तो अब यहां पे मैंने इतना कर दिया, ठीक है। और शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा कि यार इसमें हमने, चलो ठीक है, जेड का ये मान निकाला, हमें पता था, जेड बार का मान भी हम जानते हैं कि भाई ये वैल्यू होती है। हमने दोनों को जोड़ दिया तो एक्स की वैल्यू निकाल दी, हमने यहाँ पे दोनों को जोड़ा तो वाई की वैल्यू निकाल दी। तो अब यहाँ पे मुझे कोई बच्चा बता सकता है, कौन कौन देख रहा है यहाँ पे, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। भैया एक बार कमेंट करना कि मतलब नेट वेट सही है क्या। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं 7, 1 मिनट रुको। और रुपेंद्र कुमार, तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, सुनो भाई, मुझे सारे बच्चे एक बात बताएंगे। हमने अभी यहाँ पे x और y का मान निकाल दिया, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये देखो। अब मुझे बताओ कि इस x और y का मान निकाल लिया, हम क्या कर सकते हैं इनसे, आपको कुछ आइडिया लग रहा है अभी। भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d2 में dz और dz बार। आप यहां देखो तो कहीं दूर दूर पे आपको यहाँ पे dz और dz बार आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ डायरेक्ट कि जब हम इसको पहली बार इस सवाल को पढ़ेंगे ना, तो इसका अपन को एक मेथड तो सीखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, इस सवाल का एक मेथड तो हमें सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ कैसे पाएंगे। क्योंकि देखो, अब इसका अगला स्टेप आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे पता होगा, कोई फिक्स तरीका तो है नहीं इसका जो हमको पता चले। तो यहाँ पे अब देखना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। हमने क्या करा, समीकरण 3 का, देखो समीकरण 3 का अवकलन करा, ठीक है, एक्स और वाई के सापेक्ष, एक्स व वाई के सापेक्ष। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, फिर देखना बिल्कुल तरीके से, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, किसका, समीकरण नंबर 3 का। समीकरण नंबर 3 कहां दिख रहा है आपको, ये रहा भैया। तो मैंने क्या करा, देखो यहां पे डेल अपन में डेल एक्स बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे करा फटाफट से, देखो तो ये कितना आ गया हमारे पास में, जेड प्लस में जेड बार, ये 1/2 है, आपको पता है ये 1/2 है, और जेड प्लस का जेड बार है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे, सॉरी इसको मैंने सही नहीं लिखा, यहाँ पे आएगा डेल अपन में डेल एक्स, और यहाँ पे आएगा जेड। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव फिर अपन को अलग तरीके से करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे जेड और जेड बार के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब बच्चे फिर कंफ्यूज कि सर आप ये बताओ कि अभी तो आपने यहाँ पे एक्स और वाई लिख दिया था, तो यहाँ पे जेड और जेड बार क्यों आया। क्योंकि अगर आप समीकरण नंबर 3 में ध्यान से देखो, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे एक्स और वाई की कोई टर्म आ रही है क्या, नहीं आ रही। मतलब जेड और जेड बार की टर्म आ रही है, तो मुझे इस एक्स का डेरिवेटिव भी जेड और जेड बार की टर्म में ही करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे वैल्यू 0 बन जाएगी, फिर मतलब ही नहीं निकलेगा। करते हैं फटाफट से, डेल एक्स अपन डेल जेड है हमारे पास में। अब जेड के एक्स पर डेरिवेटिव करेंगे तो देखो जेड का तो 1 बन गया, जेड बार का बन गया 0, तो बना क्या हमारे पास 1/, यहाँ पे 2 बच गया, काम खत्म। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे डेल एक्स अपॉन में डेल जेड बार करता हूं, तो भी वही बात बनेगी। समीकरण नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1/2 ऐसे कैसे है भाई, जेड का तो बन गया 0, जेड बार का बन गया प्लस का 1, तो ये तो बात बराबर वही तो हुई, 1/2 मेरे पास वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि डेल एक्स अपॉन में डेल जेड, ठीक है, और डेल एक्स अपॉन में डेल जेड बार का जो मान है वो आपके सामने आ गया। चलो भाई ये बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे भी आप क्या कर लेना, जेड और जेड बार कर लेना, क्यों करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है।
और कैसे देखना है, कैसे चेक करना है सवाल के अंदर, बखूबी मैंने आपको बता दिया है तरीके से। अब सुनो, अब इसके आगे सेम काम अगर मैं समीकरण नंबर 4 के लिए करूं तो, समीकरण नंबर 4 आपका है, तो समीकरण नंबर 4 के लिए भी यही काम करते हैं। तो देखो डी वाई अपॉन में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इज इक्वल टू में देखो माइनस का आयोटा है, तो माइनस का आयोटा ऐसे कैसे, अपॉन में 2 ऐसे कैसे, जेड लिखो ना यहाँ पे, ये जेड आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, वही जेड के लिए 1 माइनस का 0, तो बचेगा क्या, बचेगा माइनस का आयोटा अपॉन में 2 बच जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, तो डी वाई अपॉन में डी जेड बार मैंने लिखा, तो इसका कैसे करेंगे, वही बात, माइनस का वही आयोटा अपॉन में 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का आयोटा बाई 2। और मुझे पता है 100 में से 99% बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, और इसको भी क्या लिख देंगे, थोड़ा ध्यान से देखो आप समीकरण नंबर 4 को, समीकरण नंबर 4 में आपने क्या किया, डेरिवेटिव किया, तो डी वाई अपन में डी जेड बार मैंने किया। अब जब करा तो देखो माइनस का आयोटा बाई 2 तो ऐसे कैसे है, जेड माइनस का जेड बार है। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, माइनस का आयोटा बाई 2 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ जाएगा, जबकि आप देखो जेड का 0 जेड बार का 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो थोड़ा तरीके से देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना भैया, नाउ ध्यान से देखना, आप डेल अपॉन में डेल जेड और डेल अपॉन में डेल जेड बार, अब ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा देख लेना, एक बार समझ में नहीं आएगा दोबारा बता देंगे। डेल अपॉन में डेल एक्स मल्टीप्लाई में डेल एक्स अपॉन में डेल जेड, प्लस किया मैंने यहाँ पे, तो डेल अपॉन में डेल वाई मल्टीप्लाई में डेल वाई अपॉन में डेल्टा जेड। ध्यान देना भाई, फोकस करना इधर, नहीं दिख रहा है तो मैं उधर कर दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको लिख देता हूँ। डेल अपॉन में डेल एक्स मल्टीप्लाई में डेल एक्स अपॉन में डेल्टा जेड बार, प्लस में यहाँ पे डेल अपॉन में डेल्टा वाई डॉट में डेल वाई, और यहाँ पे डेल्टा जेड बार। अब किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, बाकी मेरे हिसाब से कंप्लीट दिख रहा है, एकदम क्लियर। तो अब यहाँ पे रुपेंद्र कुमार, सही दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है, आपकी आवाज तो आएगी नहीं, बस हाँ ना में जवाब दे दो अवश्य ठीक है, तो सही दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से देखो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, अल्टीमेट सवाल है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं प्रॉपर इसको। अब मैंने कहा प्यारे बच्चों, प्यारे देखो पहले तो हमने यहाँ पे इस चीज को ध्यान में दिया कि यार ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इसको निकालने के लिए हमें कुछ ऐसी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ये हम जानते थे। हमने यहाँ पे इनको जोड़ा, कुछ प्लस करा, एक्स का मान निकाल दिया, वाई का मान निकाल दिया, फिर हमने एक्स और वाई का डेरिवेटिव करा, तो कुछ इस प्रकार की टर्म हमारे पास में आ गई, ठीक है। अब हमने ये तो निकाल दिया, चलो बात सही है, लेकिन अब बच्चे कहेंगे कि सर आप ये बताओ कि डेल अपन में डेल्टा जेड है और डेल अपॉन डेल्टा जेड बार का ये मान कहां से लिख दिया, कहां से आ गई ये वैल्यू। देखो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, तो हमने टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में भी, अगर आपने थोड़ा ध्यान से दिया हो वहां पे, टोटल डेरिवेटिव पूर्ण समाकलन सॉरी पूर्ण अवकलन जब अपने लिखा था, तो वहां पे भी अपन ने डेरिवेटिव की टर्म किस प्रकार लिखी थी, एक्स और वाई की टर्म में लिखी थी। अब यहां पे भी मैंने कुछ नहीं करा, देखो डेल अपॉन डेल्टा जेड है, अब मैंने क्या है डेल्टा एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, मैंने डेल्टा वाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और डेल्टा जेड, और ये मेरे पास डेल्टा जेड आ गया, देख सकते हो आराम से आप, अरे भैया देख सकते हो आराम से। वैसे ही देखो आप यहाँ पे डेल अपन डेल्टा जेड बार हमारे पास में, डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, वही डेल्टा डेल्टा जेड बार बच गया, वाई से वाई गया और डेल्टा डेल्टा जेड बार बच गया। मतलब कहने का है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, हमने ऊपर नीचे डेल्टा एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करा है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। अब एक बच्चा थोड़ा दिमागदारी,
उसने कहा कि गुरुजी रुको 1 मिनट। मैंने कहा क्या बात हो गई? गुरुजी जब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, डेल्टा एक्स को मैंने कैंसिल करा डेल्टा एक्स से, डेल्टा वाई को कैंसिल करा डेल्टा वाई से, कैंसिल करने के बाद देखो डेल्टा अपन डेल्टा जेड प्लस में डेल्टा अपन डेल्टा जेड, तो ये तो 2 हो गए, मतलब 2 मल्टीप्लाई डेल्टा अपन डेल्टा जेड, और ये आपस में बराबर होंगे ही नहीं। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई, ये डाउट आपके मन में है या नहीं है, मुझे कमेंट करके बताओ तुरंत। पहले तो मैं जो कह रहा हूं ना, उस बात को समझने की कोशिश करो, या फिर मैं ऐसे बोले जा रहा हूं? मैंने ये कहा कि डेल्टा अपोन में डेल्टा जेड है और डेल्टा अपोन में डेल्टा जेड बार। तो अब ध्यान से देखोगे आप इसको, तो मैंने क्या करा, ऊपर नीचे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करा है, डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करा, कैंसिल करने के बाद आप इनको जोड़ोगे ना, तो ये वैल्यू इसके बराबर आई नहीं रही, आप देखो एक बार। तो फिर हम इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, बताओ एक बार। आपके मन में सवाल है ये, और है तो कमेंट करके बताओ। तो कमेंट देखता हूँ, ये 2-3 ने कमेंट कर रखा है। हाँ सर, रुपेंद्र कुमार यस सर, विकास कुमार मीणा भी कह रहे हैं यस सर, रुपेंद्र यस सर। चलो भैया, और बच्चों की यार संख्या बढ़ गई, वैसे 8 बच्चे आ गए क्लास में। ओम प्रकाश, विकास, शिवानी, रीना और राजेंद्र वर्मा, रुपेंद्र कुमार, दिशांत। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा आपसे, सुना ध्यान से आपने? यानी कि कहने का मतलब है कि आपको डाउट तो है यहाँ पे कि डेल अपॉन डेल्टा जेड और डेल अपॉन डेल्टा जेड बार का मान मैंने ऐसे क्यों लिख दिया। अब मुझे एक बात बताएंगे, देखो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस का आयोटा वाई। जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस का आयोटा वाई। अब मुझे कोई सा भी बच्चा बता सकता है कि जेड के अंदर एक्स और वाई, जेड बार के अंदर एक्स और वाई प्रेजेंट है या नहीं है? तो आप में से कहेंगे सारे बच्चे कि सर बिल्कुल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। जेड और जेड बार देखो, एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहां तक नोट डाउन करो, आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, ये आपका डेल्टा है, ये आपका डेल्टा जेड बार है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और जरा अपनी आंखें अगर आप यहां पे घुमाओ, तो अपन को करना क्या है, यही तो करना था। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, ये पूरी कहानी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। मतलब सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है सवाल। बस यहां तक की कहानी थी, और ये कैसे लिखा है मैंने, बस वो आपको समझना था, बाकी कुछ भी नहीं समझना। ठीक है, फटाफट लिखो, इसको नोट डाउन करो और फिर कमेंट करो कुछ समझ में नहीं आया तो। देखो अच्छा सवाल है, मैं पहले कह रहा हूं बहुत अच्छा सवाल है। हाँ भाई, रीना शिवानी कमेंट करो अगर कोई दिक्कत है तो। और देखो यार, जो बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो कॉल चालू नहीं करा है, कर लिया करो यार। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, नहीं मैं कल से मैं अलाउ नहीं करूंगा, बस मैं तो आज बोल रहा हूँ आपको। कल से जो बच्चे वीडियो कॉल चालू नहीं करेंगे, मैं उनको हटा दूंगा। ठीक है। रुपेंद्र कुमार, आपका मोबाइल थोड़ा सेट नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। देखो कल आप आराम से सेट कर लेना, जहाँ पे आपको जैसे सही दिखे ना वैसे सेट कर लेना मोबाइल को एक बार, और फिर आराम से लेना क्लास। जैसे रीना ने कर रखा है सेट, वैसे कर लो सेट, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, एकदम सही है।
हाँ भाई यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं गए, बस आराम से उतारो, उतार के डन लिखो। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दो। हाँ भाई, लिख लिया बच्चों ने, एक बच्चे ने लिख लिया, रीना ने कमेंट कर दिया, सर डन है। बाकी अभी लिख रहे हैं। और यार आपको डाउट नहीं आता क्या, ये बताओ, आपके मन में कोई डाउट ही नहीं है मेरे हिसाब से, अभी तक मैंने 16 क्लास ले ली, किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि मेरे को इसमें डाउट है। चलो बढ़िया बात है, डाउट नहीं है तो मेरे तो सही है, मेरे को दिक्कत ही नहीं है। हाँ भाई, जिसने भी लिख लिया हो डन कर दो यार। हाँ सर, विकास मीणा कह रहे हैं कि सर हाँ सर डाउट है। हाँ भाई, अब डन कर दिया सभी ने ना। अब देखो तरीके से देखो, बिल्कुल अपन एकदम लॉजिक से बात करेंगे, अपन फालतू बात नहीं करेंगे। ये पूरा आपने लिख लिया होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है शायद। सबसे पहले यही लिखा होगा आपने, देखो। अब इतना करने के बाद, अब इतना आपने देखो, मैंने अब आपको पहली बार सिखाया है, तो अब थोड़ा सा क्या है कि जैसे क्लास खत्म होना, बस 5 मिनट सोच लेना इसके बारे में, क्योंकि अगर ये सवाल बना है, ऐसे सवाल और भी बन सकते हैं। तो जब आप टाइप सीख जाओगे ना, तो फिर और भी सवाल आप आराम से कर सकते हो। अब मुझे बताओ, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेल जेड और डेल जेड बार को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन देखो मल्टीप्लाई करने से पहले अगर थोड़ा आप दिमाग लगाओ, डेल अपॉन में डेल्टा जेड है, तो ये वैल्यू मैंने क्यों निकाली थी, अगर आपको याद हो तो, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड बार क्यों निकाली थी, याद करो, देखो ये रही, ये सारी वैल्यू मैंने क्यों निकाली थी। आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने ये क्यों निकाली है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस काम आएगी। अब देखना ध्यान से, आराम से आप, डेल्टा जेड यहाँ पे हमारे पास में है, तो देखो डेल अपॉन में डेल्टा एक्स, तो ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, क्या वैल्यू है, 1/2, 1/2 को मैंने लिख दिया आगे, क्लियर एकदम। प्लस में हमारे पास में क्या है, डेल अपॉन में डेल्टा वाई है, और मल्टीप्लाई में डेल अपॉन डेल्टा जेड। तो डेल वाई डेल्टा जेड का मान कितना है भैया, यहाँ पे देखो माइनस का आयोटा/2, तो माइनस लगाओ यहाँ पे, माइनस का आयोटा/2। वैसे हमारे पास डेल अपॉन में डेल्टा जेड बार बराबर, मान रखो फटाफट से, डेल अपॉन में डेल्टा एक्स, तो ऐसे कैसे रहेगा, और डेल एक्स डेल्टा जेड बार का मान वही 1/2 है। फिर उसके बाद में आगे तो आपको पता ही है, प्लस का आयोटा हमारे पास में बाई में 2 है, और डेल अपन डेल्टा वाई है। तरीके से सीखो आराम से। समीकरण नंबर 3 4 यहाँ पे दे दिया था, तो इसको 5 और 6 दे दो, सही रहेगा। अब 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब इतने समझदार तो आप हो ही, यहाँ पे अपने देखा कि D2 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड डॉट में डेल्टा जेड बार। अब आपको पता है कि हमारा लगभग 80% काम तो हो गया, मतलब ये तो मिल गया, लेकिन ये मल्टीप्लाई में 4 है, वो भी आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 भी आ जाएगा। करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ आप, तो इसको देखो मल्टीप्लाई करा मैंने 1/2 डेल अपॉन में डेल्टा एक्स,
माइनस का आयोटा बाई में 2 हमारे पास में है, और यहाँ पे डेल अपॉन में डेल्टा वाई हमारे पास में मल्टीप्लाई, ये रहा हमारे पास देखो 1 अपॉन में 2 डेल अपॉन में डेल्टा एक्स, और प्लस में आयोटा है हमारे पास बाई में 2 है, और डेल अपॉन में डेल्टा वाई। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ तो सोल्व कर सकते हो। देखो 1 अपॉन 2 यहाँ से बाहर ले सकते हो, यहाँ से बाहर ले सकते हो, एक 1 अपॉन 2 का तो यहाँ क्या आ गया, और एक 1 अपॉन 2 यहाँ पे 1 अपॉन 2 यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे अगर बाहर की साइड देखूं तो 1 अपॉन 4 है वो आपका बाहर आ चुका है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मुझे सारे बच्चे बता सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं हो किसी बच्चे को, कि 1 अपॉन 4 आ चुका है, इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मेरा 4 भी आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है कि इन आप इसको देखो, इन सभी आपस को मल्टीप्लाई करके आपको बनाना है ये, और ये आपका खुद का काम है। मतलब ये आपका ए बन जाएगा, तो ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो ये आपका डी है। आपस में मल्टीप्लाई करोगे, डेफिनेटली 2 मिनट का काम है वो आप कर लेना, ये बन जाएगा आपका प्लस में d2 अपॉन में dy²। बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने नहीं करवाया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 अपॉन 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, बराबर में लिख दूं, और यहाँ पे लिख दूं मैं 4, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास d2 अपॉन में डेल्टा जेड और डेल्टा जेड बार। तो बताओ पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब आप में से कई सोच रहे हो गुरुजी आधा घंटा तो हमने इसी सवाल में लगा दिया और अभी इसका सेकंड पार्ट ही बचा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल डिफरेंट सवाल हैं। अब बताओ ये सवाल आपका जो अभी तक पीछे हमने पढ़ा था उससे कोई रिलेट रखता है? कुछ भी इसका रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। मतलब ऐसे सवालों के अंदर लॉजिक आपके अलग ही लगेंगे, है कि नहीं है? तो बताओ आराम से, ये आपका इसका आंसर आ गया है, देख लो आराम से भाई, किसी को दिक्कत है क्या? अब इसको मल्टीप्लाई करने का काम आपका है, एग्जाम में ये मत लिखना डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, सोल्व कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। इसको भी उतार लो फटाफट, और इसका सेकंड पार्ट भी है, इसको भी अपन 2 मिनट में कर देते हैं। आपको पता है हमेशा सेकंड पार्ट में कभी भी ज्यादा लॉजिक नहीं लगते हैं, लॉजिक लगता है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो बस 5 मिनट में ये वाला सवाल भी हो जाएगा, फटाफट उतार लो इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई सुरेंदर, कोई डाउट? हाथ हिला दिया करो बस, गुरुजी नहीं है, बस लिखा मत करो, लिखने में टाइम लगता है। और चाय वाय पी लो बस, मैं भी चाय पी रहा हूँ बस बैठ के अब। नहीं नहीं, कई बच्चे शर्मा रहे हैं अभी, जैसे ये दीक्षांत हो गया, प्रियंका, विकास, ओ, ये शर्मा रहे हैं, बोले यार कोई हमको देख ना ले। अरे और यही बच्चों का कारण रहता है। जैसे अब आप कहीं कहीं फंक्शन में चले गए, मान लो आपके स्कूल कॉलेज में ले जाओ, और वहां पे आपसे बोले ला आजा मंच पे आजा, कुछ बोल दे, दो बात बोल दे, बोलो नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा मंच पे यार, मेरे को शर्म आती है। मतलब
लिख लिया? चलो भैया लिख लिया है तो आगे चलते हैं। सुरेंद्र बहुत धीरे लिख रहा है यार, मैं जब भी देखता रहता हूँ लिखता रहता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो, अपन को कौन सा बक के जाना है। अपना टाइम है, मैं तो अब एप्लीकेशन पे तो पढ़ाने का यही फायदा है, 1 घंटे पढ़ाओ 2 घंटे पढ़ाओ, जब तक इच्छा हो जब तक पढ़ाओ। चलो भैया अब चलते हैं आगे। अब सुनना, मतलब एक हमारा सवाल पूरा 100% हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इधर से नहीं तो उधर से मिटा देता हूँ। और अब पढ़ाई में लग जाओ भैया, बस 2-1 महीने अच्छी पढ़ाई कर लो, फिर आपका मन भी लगने लग जाएगा, और आपको लगने लग जाएगा भाई चलो अच्छी पढ़ाई हो रही है हमारी, और टेंशन भी नहीं रहेगी दिमाग में। और कल से भैया मैं आपको बता दूं, जो 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, कल से आपकी केमिस्ट्री की जो क्लास है वो फिक्स है, रात को 8 बजे लगेगी लाइव यूट्यूब पे, ठीक है। और फिजिक्स का मैं आज शाम को आपको बता दूंगा फिजिक्स का। बाकी केमिस्ट्री का कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको रात बजे 8 लाइव क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड तो वो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन बोल रहे लाइव के लिए मैं फ्री नहीं हूँ, तो मैं रात को ही दे पाऊंगा, कोई बात नहीं। और अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो तो रिकॉर्डेड ले लेना, बाकी अगर लाइव का ही रखेंगे, लाइव का तो टाइम वही रहेगा, रात को 8 बजे, क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि भैया 8 बजे ही ले पाऊंगा मैं क्लास। बाकी देखो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तो रिकॉर्डेड ही लेंगे, उनको टाइम ही नहीं है, ठीक है। चलो, प्रियंका मीणा जी कह रही हैं सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। मुझे भी लग रहा है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है शायद। और बाकी अभी बाकी सभी को आ रही है कि नेटवर्क प्रॉब्लम, या फिर 1-2 को ही आ रही है? आ रही है? चलो आ रही है तो एक काम करते हैं, अभी आज की क्लास तो लेते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में यार देखता हूँ मैं, वैसे डेली देखता हूँ नेटवर्क के बारे में, तो बाकी क्या पता क्या प्रॉब्लम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब देखो सेकंड सवाल देखेंगे आराम से अपन। प्लस में d/dy², मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, log हमारे पास है, और f डैश जेड बार बराबर आपके पास 0 है। बात सही है एकदम। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो अब ये हमारा पार्ट कौन सा है, एलएचएस वाला पार्ट है, हम इसी पार्ट को लेके चलते हैं आगे। हमने क्या किया कि इस वाले पार्ट का मान रखा, क्या मान है रखो फटाफट से, देखो 4 मल्टीप्लाई में d2 में dz और dz बार, मल्टीप्लाई में क्या है log और f डैश जेड, ये हमारे पास मान है, ठीक है। बराबर में आप 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब इतना मैंने लिख दिया, अब उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करो आप। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में d2 में dz और dz बार। मैंने क्या करा, यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा अंदर की तरफ, मतलब जो log वाला फंक्शन है ना आपका, ये log और f डैश जेड हमारे पास में और बराबर में 0, यहाँ पे मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। अब ऐसे क्यों किया, ध्यान से देखना, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 क्या करेगा भैया, log के आगे 2 होता है तो आपको पता है पावर में वो वैल्यू चल जाती है। इस 2 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। d2 में dz और dz बार बराबर हमारे, सॉरी रुको 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 रुको, यहाँ पे हमने गलती करी है, f डैश बराबर 0, तो 0 तो लेके आना है ना, 0 तो लेके आना है हमें, बराबर में 0, हम उसको बराबर 0 पहले लेके चल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लिख दो आप LHS साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम LHS, तो बराबर में 0 तो हमें लेके आना पड़ेगा, मतलब इस वैल्यू को हमें 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप देखो, हमने इतना कर दिया, मल्टीप्लाई में देखोगे आप, ये 2 है, पावर में चल जाएगा। देखो लोग हमारे पास में एफ डैश जेड और पावर में स्क्वायर। अब आपको पता है, मुझे भी पता है, क्या पता है कि अगर हमारे पास में मॉडुलस का जेड का स्क्वायर होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जेड मल्टीप्लाई में जेड बार। बताओ ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं है? लिखवाया था मैंने, अगर किसी को याद हो तो सिंपल सी बात है, बराबर में हमारे पास ये मल्टीप्लाई में 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, और D2 अपॉन में डी जेड और डी जेड बार अपना ऐसे कैसे रहेगा। और यहाँ पे आप देखो अंदर की तरफ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो लॉग, और एक आ जाएगा हमारे पास में जेड, और हमारे पास में आ जाएगा एक log जेड बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एफ डैश जेड है ना, तो एफ डैश जेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मिटा के, और यहाँ पे क्या है आप देखो, एफ डैश जेड का स्क्वायर है, तो एक बार आप यहाँ पे जेड लिखोगे, एक बार जेड बार लिखोगे। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है भैया। तो लोग हमारे पास में एफ डैश जेड है, और एक हमारे पास में एफ डैश जेड बार हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, सही है। और अगर मल्टीप्लाई में कोई प्रॉपर्टी होती है, भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में डॉट में प्रॉपर्टी है, तो उम्मीद करता हूँ सारे जानते होंगे, लोग अगर a मल्टीप्लाई बी होता है तो उसको हम log a प्लस में log b लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी तो शायद सभी को पता होगी। अब इसी प्रकार मैंने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे D2 अपॉन में डी जेड और डी जेड बार है, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो log एफ डैश जेड हमारे पास बन गया, और प्लस में हमारे पास log बन गया एफ डैश जेड बार। अब करना क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव के 2 टर्म है, एक टर्म तो है डेल अपॉन में डेल जेड मैंने रख लिया, और मैंने क्या करा, डेरिवेटिव कर दिया इसका पूरे का, किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा जेड बार के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे आप, तो ये तो क्या है, जेड वाली टर्म, इसकी 0 वैल्यू हो गई, ध्यान सुनना। और ये क्या है, log एफ डैश जेड वाली टर्म, तो देखो log का क्या हो जाएगा, log का हो जाएगा 1 अपॉन का x, मतलब एफ डैश जेड बार, सही है ना। मल्टीप्लाई में मुझे करना पड़ेगा एफ डैश जेड का भी, तो एफ डैश जेड का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश जेड बार हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये डेरिवेटिव हो गया इसके रेस्पेक्ट में। अब अगला डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अगला डेरिवेटिव करेंगे अपन जेड के रेस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि इस पूरी टर्म के अंदर जेड का कोई टर्म ही प्रेजेंट नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0, और 0 मल्टीप्लाई 0 क्या आ जाएगा, 0, और हमें आंसर में यही लेके आना था, बराबर में 0 तो लेके आना था, तो लिया है हम 0। अब कैसे लेके आए, मैंने तो कर दिया मेरे हिसाब से। अब आपको दिक्कत है तो आप बताओ। लगाओ दिमाग, देखो ना मैं पहले कह रहा हूं, थोड़ा सा मैंने इसमें नहीं समझाया, तो मैं देखता हूं अगर आप पूछते हो तो बढ़िया है। मैंने नॉर्मली समझाया है कि भाई ऐसे होगा ये, ठीक है, डीप में मैंने नहीं समझाया। अब आपको कहीं दिक्कत है तो आप पूछो, तभी बताऊंगा मैं, और अगर नहीं पूछोगे इसका मतलब आपको समझ में आ गया, फिर बताने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे राजेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि सर मोड जेड स्क्वायर का मान एक्स वाई की फॉर्म में रख सकते हैं क्या। आप रख के देखो एक बार, अब रख के देखोगे तो फिर पूरा मामला चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, भाई बिल्कुल सही बात है आपने पूछा,
बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जेड की टर्म में डेरिवेटिव कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, जेड की टर्म में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम एक्स और वाई में फॉर्म नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी रख तो कुछ भी सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले खूब सारे हैं हमारे पास, लेकिन जो सूटेबल रहेगा सवाल के अकॉर्डिंग वो रखेंगे। और एक एक काम करते हैं, कल है ना, कल कल अपन और अच्छा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और नेट की क्वालिटी को और अच्छा सुधार देंगे, कि आज भी दिक्कत आ रही है बच्चों को, मैंने कल भी थोड़ा सुधार किया था वैसे। लिख लिया भैया? नहीं लिखा है तो लिख लो आराम से। और एक दो स्टेप मैं सवाल में थोड़ा छोड़ देता हूँ ना, तो उसको आप देखा करो कहाँ छोड़ा है। अब लिख लिया आपने तो बोले यार लिख लिया, करा दिया होगा सर ने, ऐसे किया होगा। तो जहाँ पे छोड़ देता हूँ तो उस टर्म को देखा करो कि कैसे आएगी और क्यों आएगी, उस चीज़ का ध्यान रखा करो आप। सही है। और आवाज़ सही आ रही है क्या, थोड़ी कम थोड़ी आ रही है? हाँ भाई, तो मिटा दूँ इसको मैं? शिवानी मीना कह रही है सर लास्ट के दो स्टेप फिर से समझाओ। अच्छा, चलो ये बढ़िया बात है। और जब कोई दिक्कत नहीं, जब टाइपिंग करा करो ना तब कैमरा ऑफ कर लिया करो, उसमें क्या है। जब टाइप करो ना आप तो कैमरा ऑफ करके आराम से टाइप कर लिया करो, फिर वापस ऑन कर लिया करो। बात बराबर है। हाँ भाई सुनो, तो ये कह रही है कि लास्ट के दो स्टेप, देखो मेरी बात सुनो आराम से समझेंगे। ये हमारे पास में है कि यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अब जब ध्यान से देखोगे ना तो हमारे पास डेरिवेटिव की दो टर्म है, एक तो डी जेड और डी जेड बार। मैंने क्या करा, पहले डेरिवेटिव करा डी जेड बार के रेस्पेक्ट में। आपको पता है वो एफ जेड की फॉर्म में भी है और एफ जेड बार की फॉर्म में भी है। बात सही है एकदम? अरे सही है क्या एकदम? ठीक है। अब उसके बाद हमने डेरिवेटिव करा, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो डेरिवेटिव करा इसके रेस्पेक्ट में, एक टर्म है, हमने डेरिवेटिव करा 1 में एफ डैश जेड बार हमारे पास। और उसके बाद आपको पता है कि लोग का तो हो गया 1/x, और फिर एफ डैश जेड का भी करेंगे तो डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे जीरो आपका बन गया। अब जब इस टर्म का आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे जेड की फॉर्म में, तो जेड का टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सारे क्या है, जेड बार सारे टर्म जेड बार की फॉर्म में है। तो फिर देखो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में जीरो आ जाएगा, क्योंकि भाई कॉन्स्टेंट क्या आप डेरिवेटिव करोगे तो जीरो ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जीरो, आंसर आपका जीरो आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, अब हो गया होगा क्लियर, है ना? अरे कहीं नींद तो नहीं आ गई? दो चार बच्चों को बोले सर 1 घंटे की क्लास हो गई, अब नींद आ रही है, सोने दो अब। अरे अभी सोने खा दूंगा, अभी तो एक सवाल और कराऊंगा। और सुबह सुबह ही अगर नींद आने लग गई तो समझ लो फिर हो गया कल्याण। ठीक है, एक सवाल करेंगे बस, 2 मिनट में हो जाएगा वो सवाल। 2 मिनट में तो नहीं होगा, 10 मिनट तो लेगा कम से कम। और मैं पहले कह रहा हूँ ये सवाल मैंने करवा दिया और एग्जाम में आया और फिर आप कहो कि सर मैं तो भूल गया, तो देखो फिर मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे सवालों में लॉजिक कोई काम नहीं करेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करके जानी ही पड़ेगी। मतलब आपको खुद को इसको याद करके जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अब लिखवाते हैं एक और सवाल। सवाल नहीं है अब अपना एक अगला मेथड है छोटा सा। और मेथड क्या है देखो सुनो, मेथड का नाम है मिलन टॉमसन रचना विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
मिलन थॉमसन रचना विधि। मिलने थॉमसन है ये, है ना, और थॉमसन थॉमसन आपको पता है वो बात बराबर ही है। मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको एक ही बारे में बता दूं कि जैसे अभी आपने सीखा था कि u की जो वैल्यू आपको दे रखी है, v का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो लास्ट हमने यही सीखा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि हम u और v की जो वैल्यू रहेगी ना, उन वैल्यू को हम z के टर्म में, z के पदों में आपको मान निकालना पड़ेगा, z के पदों में हम मान निकाल के दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ आपको ना, कि एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम में कैसे आ चुका है और कैसे आ सकता है। लिखो, साथ साथ लिखो भैया आराम से। मिलन थॉमसन, साथ साथ लिख लो इसको आराम से आप। मिलन थॉमसन रचना विधि का वर्णन करो। वर्णन करो। आपको दिख तो रहा है ना साहब, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, ये मार्कर जो है थोड़ा सा क्या है, बारीक है। ठीक है, वो पुराना वाला मार्कर था, तो उसमें स्याही खत्म हो गई थी। ठीक है, एक सवाल तो इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पे अथवा करके मैं लिखूं सेकंड सवाल, एग्जाम में कैसे आ सकता है ये सवाल, इस प्रकार आएगा। यदि एक प्रंसवादी, यदि एक प्रंसवादी फलन u x y दिया हुआ है, u x y दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो तब एफ जेड का जेड के पदों में, जेड के पदों में निर्माण, यदि निर्माण करो, यदि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है, एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको एफ जेड का जो मान है, आपको जेड के पदों में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इफ इफ वन हार्मोनिक फंक्शन u x y, u x y is given, then find f z, find f z in terms of z, if f z is an analytic function। आप सवाल को लिखो आराम से। ठीक है, पूरा सवाल है, आराम से उतार लो। यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। और अगर एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, तो इसका जो मेथड है ये वाला, ये मेथड भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मतलब अब देखो मेरी बात सुनो, जो पहले वाला था ना, वो तो
कह सकते हैं अपन बिल्कुल लो लेवल था। अब जो क्रीम आ रही है ना, क्रीम, वो ये आ रही है। 15 लेक्चर के बाद से जो मैटर है ना, वो मैटर आपका पूरा 100% एग्जाम में आने लायक पूरा मैटर है। लेकिन देखो साफ सी बात है, अगर आप 15 लेक्चर स्किप कर दोगे ना, तो बाकी का जो मेथड है, तरीका है, वो कैसे सीख पाओगे। इसलिए वो जरूरी है। सवाल वहां से नहीं आएगा, लेकिन सवाल यहां से आएगा। ठीक है, अब सवाल आराम से लिख रहा है, देखो साफ साफ मिलन टॉम संरचना विधि का वर्णन करो, और यदि एक प्रंशवादी फलन है यूएक्स दिया हुआ है, तो आप एफ जेड का जेड के पदों में निर्माण करो। यदि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है, मतलब आपको एफ जेड एनालिटिक दे रखा है और आपको एफ जेड को जेड के पदों में लिख के बताना है। अब ये काम करेंगे अपन कल, इसको लिख के आराम छोड़ दो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा सभी बच्चों से कि भैया जितना भी आपने पूरा पढ़ लिया पीछे की तरफ, डेली की डेली एक सवाल कोई सा भी पेज ऐसे नोट, आपने नोट्स बना रखे होंगे ना, ऐसे नोट्सों में से निकाल के कोई सा पेज ओपन करा, कोई सा भी सवाल आया, उस सवाल को आप एक सवाल डेली ऐसे कर लिया करो बस। आप मतलब मैं कह रहा हूं मात्र 5 से 10 मिनट देने की, 10 मिनट में आपका सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। 10 मतलब वो एक सवाल डेली कर लोगे ना, तो आपका पूरा जो रिवीजन है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और डेली आपका जो माइंड है ना, माइंड, मैं ऐसे करने क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा करने के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ना वो सिक्वेंस ना बने। बच्चों के मन में क्या होता है कि यार वो पांचों सवाल तो ऐसे था, छठा सवाल भी ऐसे ही होगा, तो सिक्वेंस बच्चों के मन में बन जाती है और वो मेथड ऑटोमेटिक बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि भाई ये ऐसे ही होगा। लेकिन आप अगर आर्बिट्री कोई सा भी पेज खोलोगे ना, उसमें क्या होगा कि आपका दिमाग तुरंत उस सवाल पे जाएगा, फिर सवाल को खोलना पड़ेगा आपको दिमाग के अंदर कि भाई सवाल को करना कैसे है। तो उस चीज पे फोकस करो आप, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं ना, तो बच्चे आते हुए भूल जाते हैं यार इसको कैसे करें, तो आता तो था मेरे को, अब करें कैसे इसको। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लिख लो इसको आराम से। और भी काफी सारी चीजें मैं सिखाता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। बाकी संजू कुमार का भी कैमरा भाई ऑन हो ही गया आखिरकार। हाँ भाई संजू भाई, मुस्कुरा दो यार, नाम ले लिया। हाँ भाई, ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं ना, मतलब कल जो क्लास होगी ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा ध्यान एक बार और चेक करूंगा ना।